नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा लोक कक्षा 12वीं से बनने वाले सभी एक शब्द एक वाक्य प्रश्न इस वीडियो में। इससे पहले हम देखिए विकल्प और रिक्त स्थानों की वीडियो 1 शॉर्ट में यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने, देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि हालाबाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि सांसों के दो तार ये किसके प्रतीक हैं। तो ये देखिए जीवन के प्रतीक है। आत्मपरिचय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है। तो उन्हें देखिए गीत समझ लेता है। लह कवि किसका गान कहता है। तो ध्यान रखेंगे कवि अपने मन का गान कहता है। अगला प्रश्न है कवि किसका उन्माद लिए फिरता है। तो ध्यान देंगे कवि यौवन का जो उन्माद है वो लिए लिए यहाँ पर फिरता है। अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए सन 1948 में जो मुंगेर बिहार है वहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं। तो ध्यान देंगे कपास लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे निर्दयता के साथ किसके सामने आते हैं। ये देखिए सूरज के सामने आते हैं। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है। तो देखिए बच्चे उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तो ये है देखिए दुनिया रोज बनती है। और दुनिया रोज बनती है ये किसका काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखेंगे ये देखिए आलोक धनवा का है। बात करेंगे अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाषा के साथ साथ जो बात है वो कैसी होती गई है। तो ये देखिए पेचीदा होती गई है। सब घर एक कर लेने का क्या अर्थ है। तो इसका ऐसा है देखिए भेदभाव नहीं रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भेदभाव नहीं रखना है। आत्मजयी किसकी रचना है। तो ये देखिए कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये देखिए इन दिनों से ली गई है। और हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आप जो यहाँ पर बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे यदि नई वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सकें और वीडियो को आप समय रहते देख सकें। और जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में भी अवश्य बताएं। प्रश्न है कि कैमरे के सामने किसे लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपाहिज को लाया जाता है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। तो ये देखिए अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, ताकि वह रो पड़े। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं। तो ध्यान रखेंगे ये देखिए दूसरे तार सप्तक के यहाँ पर कवि हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। तो देखिए इन्होंने लाल जो खड़िया चाक है उसे मलने की बात कही है। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है। ये तुलना की उन्होंने देखिए भौह के नभ से की है। अगला है ऊषा का जादू कब टूटता है। ध्यान देंगे सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूटता है। ऊषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की है। तो देखिए इन्होंने की है नीले शंख से की है। अगला प्रश्न है आपके सामने। इससे पहले हम कहेंगे यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं, जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्कूल लेवल पॉइंट के नाम से। तो आप वहाँ पर हमें आप ज्वाइन कर सकते। इसके लिए आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम उसे कुछ ही समय में कंफर्म कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। चलिए प्रश्न है कि धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं। तो ये देखिए क्रांति एवं विद्रोह की आशंका से। तो प्रश्न है कि विप्लव का वीर किसे कहा गया है। तो ये देखिए बादल को कहा गया है। जल सदैव किस में से छलकता है। तो ध्यान देंगे ये देखिए कमल से छलकता है। बादल राग कविता में जो अट्टालिका को क्या कहा जाता है। तो उसे देखिए ये जो आतंक भवन है वह देखिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है। तो इसमें देखिए कवित्व छंद है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए राम का गुलाम है वह देखिए कहलवाना पसंद करते हैं। रावण ने किसके समक्ष अनुशासन एवं अन्न
जो वानर आदि की वीरता का वर्णन किया है, ये देखिए कुंभकर्ण के। तुलसीदास अपने किस रूप पर गर्व कहते हैं? तो ये देखिए राम भक्त होने पर गर्व कहते हैं। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो ध्यान देंगे दरिद्रता से यानी गरीबी से की है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? तो ध्यान देंगे ये देखिए बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिए कि जो रुबाइयाँ हैं वो पाठ के कवि का नाम क्या है? तो देखिए रुबाइयाँ जो पाठ का नाम है वो है देखिए फिराक गोरखपुरी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो ध्यान देंगे राखी के जो लच्छे हैं वो देखिए चमक रहे हैं। निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे को क्या कहती है? तो ध्यान देंगे उन्हें देखिए बालों में लेकर कंघी कहती हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो ध्यान देंगे उसमें देखिए घटा छाई हुई हैं। अगला है बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तो देखिए प्यार से वह माँ के मुँह को देखता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो ध्यान देंगे चीनी की जो खिलौने हैं वो देखिए लेकर आते हैं, चीनी मिट्टी के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि कवि ने रस का जो अक्षय पात्र है वो किसे माना है? तो वो माना है देखिए कविता रूपी खेत को माना है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो ध्यान देंगे कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो देखिए शब्द रूपी बीज बोया है। कवि उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? तो सन 1911 में हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से प्रतिस्पर्धा करती हैं? तो ये देखिए हनुमान जी से यहाँ पर स्पर्धा करती हैं। भक्तिन के होंठ कैसे हैं? ओंठ तो ध्यान देंगे पतले ओंठ हैं। लेखिका की जो भ्रमण की सारथिन कौन बन रही है? तो देखेंगे भक्तिन बन रही हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भक्तन ने जेठ के पुत्रों की तुलना किससे की है? तो ये देखिए काक भूसड़ी से की है। ये कि आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? तो ये देखिए निबंध है। लेख जो खेल कहानी के रचयिता कौन है? तो ध्यान देंगे जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ था? तो ध्यान देंगे उन यहाँ पर 1905 में हुआ था। भगत जी क्या काम करते थे? तो सबको जानता है भगत जी चूरन बेचने का यहाँ पर देखिए काम करते थे। और आ किंचित कर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है देखिए अर्थहीन। अगला है आधुनिक युग की जो प्रेमचंद के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में जैनेन्द्र कुमार को जाना जाता है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें देखिए संयमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है? तो उन्होंने देखिए दान को दिया है। गांव के लोग इंद्र सेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? तो देखिए पानी फेंकते थे। बच्चों की सेना का क्या नाम था? तो इंद्र सेना या मेढक मंडली था। अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि गुड़धानी का क्या अर्थ है? देखिए गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये देखिए धर्मवीर भारती की रचना है। काली मेघा पानी दी इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है? तो देखिए धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहलवान लुट्ठन सिंह के कितने पुत्र थे? तो ध्यान देंगे उनके देखिए दो पुत्र थे। पहलवान की ढोलक का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो देखिए लुट्ठन सिंह ही मुख्य पात्र हैं। किसकी आवाज़ मृत गांव में एक संजीवनी शक्ति बहती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पहलवान की ढोलक की आवाज़ है वह देखिए गांव में संजीवनी की शक्ति बहती थी। लुट्ठन दंगल देखने कहाँ गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामनगर की मेले में गया था। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म वर्ष क्या है? तो ध्यान देंगे उनका जन्म वर्ष है 1921। अगला प्रश्न है कि चिलकती धूप में भी सरस बने रहने वाला सीरस हमें क्या प्रेरणा देता है? तो हमें प्रेरणा देता है कि हमें देखिए यहाँ पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहना चाहिए। ये देखिए कहा गया है कि कठिन से कठिन जो परिस्थितियाँ हैं उसमें भी देखिए मस्त रहने की प्रेरणा देता है।
सीएस अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये देखिए वायुमंडल से प्राप्त करता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में जो अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये देखिए महात्मा गांधी के लिए हुआ है। सीएस का फूल कब लहकता है? तो ये देखिए जेठ माह में लहकता है। अगला है सीरियस के फूल कैसे होते हैं? तो ध्यान देंगे अत्यंत कोमल होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए 14 अप्रैल 1891 को महू उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की थी? तो ये देखिए बड़ौदा के राजा थे यानी नरेश, उनसे प्राप्त की थी। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते थे? तो वकील बनना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन हैं? तो ध्यान देंगे एक देखिए बुद्ध भगवान, एक देखिए कबीर हैं और एक देखिए ज्योतिबा फुले हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थी? तो ध्यान देंगे ये देखिए बौद्ध मत यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना किससे मिलाते थे? ये देखिए रेडियो समाचार से मिलाते थे। अगला प्रश्न है वाईडी पंत किसका नाम है? तो ये देखिए यहाँ पर यशोधर बाबू का प्रश्न है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो ये इन्होंने देखिए रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से इन्होंने देखिए पास की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? देखिए किसंदा ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? तो वो देखिए परंपराओं का पालन चाहते थे। किसंदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ कहकर बुलाते थे, भाऊ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर जूझे जो उपन्यास है उसका हिंदी में अनुवादक का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर केशव प्रथमवीर। प्रश्न लेखक आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की है? देखिए अपनी माँ से की है। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? जो मंत्री हैं मंत्री मास्टर वो लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? तो आनंदा कहकर पुकारने लगे। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो ये देखिए पढ़ाई करने एवं संघर्ष करने की प्रवृत्ति को उजागर या प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये देखिए मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये देखिए सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावटों का जो अनुपात है वो क्या था? तो करेक्ट आंसर जो है 1:2:4। हम आपसे कहेंगे यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए स्कूल, इसी तरह लिखिए स्कूल लेवल पॉइंट और आपके सामने यहाँ पर चैनल आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, आप हमें ज्वाइन टू रिक्वेस्ट भेजें, हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से आप पीडीएफ और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आपको देखिए जिस पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और हम उस पर अवश्य ही वीडियो लाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता की खुदाई से जो प्राप्त है वो गेहूं का रंग कैसा था? तो ध्यान देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा काला था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल जो उगाए जाते थे? तो वो देखिए खजूर और जो अंगूर हैं उसके देखिए फल उगाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की जो गलियां हैं तथा घरों को देखकर लेखकों को किस प्रदेश का ख्याल आया था? तो उसे देखिए राजस्थान और जैसलमेर का ख्याल आया था। मोहनजोदड़ो नगर में कितने कुएं थे? तो ध्यान देंगे 700 कुएं थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहे अगले वाले प्रश्न कि समाचार लेखन के 6 कार्य कौन कौन से? तो पहला पॉइंट समाचार लेखन के कितने कार्य हैं? 6 हैं। उनके नाम लिख लीजिए। देखिए उनके नाम है यहाँ पर क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? ध्यान देंगे राजा हरिश्चंद्र थे। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए?
तो देखिए 40 मिनट होनी चाहिए। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? वो देखिए अच्छी कहानी को पढ़ना चाहिए। तो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताना, तो आप बता सकते हैं दैनिक भास्कर बता सकते हैं और पत्रिका बता सकते हैं। रेडियो नाटकों में जो पात्रों की पहचान है वो किसके माध्यम से की जाती है? तो वो देखिए संवादों के माध्यम से की जाती है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज को देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? शब्दों में देखिए स्थायित्व। मुद्रित माध्यम का मतलब है प्रिंटेड, जो प्रिंट के माध्यम से निकलती, जैसे हमारी किताबें हैं, अखबार है, ये सब कुछ देखिए मुद्रित माध्यम का उदाहरण है। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं? तो इसके देखिए 3 हिस्से हैं। पहला है देखिए यहाँ पर हेडलाइन या लीड, जो प्रमुख है, मुखड़ा जिसे कहा जाता है। दूसरा देखिए बॉडी और तीसरा देखिए निष्कर्ष या समापन। अगला प्रश्न है ओज गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है? कोई दो रसों के नाम बताइए। तो एक तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए वीर रस और रुद्र रस। तो देखिए वीर रस और रुद्र रस में ये देखिए पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर रस और रुद्र रस में। अगला प्रश्न है माफ कीजिएगा, आधुनिक काल के महाकाव्य के नाम लिखिए। तो देखिए एक एक हो जाएगा देखिए कामायनी और एक हो जाएगा देखिए यामा। खंड काव्य का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए सुदामा चरित्र हो जाएगा। कोई भी आप लिख सकते हैं जो कुछ आपने सीखा है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो देखिए महाकाव्य कहते हैं। आधुनिक युग के जो गैर प्रवर्तक यानी प्रागीत हैं, कवियों के नाम बताना है। तो देखिए निराला जी हो जाएंगे, पंत और महादेवी वर्मा हो जाएंगे। बादशाला रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम बताइए, जिसने जो बादशाला रस है उसको देखिए 10वां रस माना है। तो वो देखिए सूरदास। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ही स्थायी भाव के बीच परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है, इन भावों को क्या कहते हैं? तो इन्हें देखिए संचारी भाव कहते हैं। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए यहाँ पर करुण रस है। भयानक रस का स्थायी भाव बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए भय है। अनुभाव के प्रकार, तो देखिए अनुभाव के प्रकार हो जाएंगे यहाँ पर सात्विक। पहला देखिए सात्विक हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा देखिए यहाँ पर कायिक, तीसरा हो जाएगा देखिए मानसिक और चौथा हो जाएगा देखिए आहारी। प्रमुख संचायी भाव के नाम कोई भी आप लिख सकते हैं। देखिए संचायी भाव की संख्या 33 होती है। आलस, चिंता, कोई भी आप लिख सकते हैं, शंका, जो आपको अच्छा लगे। रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के देखिए प्रमुख 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव पहला, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचायी भाव। करुण रस के करुण रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो हो जाएगा देखिए शोक। और आपको इस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का जो प्रश्न है वो 100% पूछा ही जाएगा स्थायी भाव से। काव्य का सौंदर्य वर्णन वाले धर्म या अलंकार कहलाते हैं, ये किसकी परिभाषा है? ये देखिए दांडी की परिभाषा है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान देंगे शब्द के आधार पर 3 होते हैं और जो यहाँ पर अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ध्यान देंगे संदेह अलंकार का उदाहरण है। जान श्याम घनश्याम जान उठे बनमोर, ये किस अलंकार का उदाहरण? ये देखिए भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? उसे देखिए विराम कहते हैं। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या होता है? तो ये देखिए छंद होता है। दुर्बल सवाई का दूसरा नाम क्या है? तो ये देखिए चंद्रकला है। इनमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी। पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति सुखछंद होती है। यह उर्दू और फारसी की शैली है, तो यह क्या कहलाती है? ये देखिए रुबाई कहलाती है।
शब्द गुण शक्ति है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये किसकी परिभाषा, ये देखिए डॉक्टर नागेंद्र की है। बिंब के भेदों के नाम, तो देखिए इंद्रिय बिंब, यहाँ पर काल्पनिक बिंब और प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता है, तो ये देखिए प्रारंभ से होता है। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में हुई है, तो ये हुई है देखिए कवि शमशेर। प्रश्न है इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये आप इनके नाम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चाक्षु से है, यहाँ पर देखिए श्रव्य या नंदात्मक में स्पर्श बिंब है और घातव्य बिंब है, और यहाँ पर आस्वादी बिंब है। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के यहाँ पर प्रकार, ये देखिए सरल बिंब है, यहाँ पर देखिए मिश्रित बिंब है और तात्कालीन बिंब है, संकुल बिंब है, भावातीत बिंब है और विकिरण बिंब है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिम सफलता के साधन क्या है, तो काल्प शिल्प के नवीनतम रूपों को इन्होंने देखिए अपनाया है। बात अगले प्रश्न की कि द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवाहिका बनी है, तो ये देखिए खड़ी बोली बनी हुई है। रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें देखिए मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है प्रगतिवादी साहित्य किस विचारधारा से प्रेरित है, ये देखिए प्रगतिवादी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा देखिए आंसर के समाजवादी विचारधारा से। अगला प्रश्न है कमानी किस युग की रचना है, ये देखिए आधुनिक छायावाद की रचना है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, यहाँ पर देखिए हो जाएगा नाभादास, सेनापति, दयाराम, सूदन, केशवदास इत्यादि आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय को किसका प्रवर्तक माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग देखिए भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया जाता है, छायावाद को दिया जाता है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, तो ये देखिए जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है कि गद्य की 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो ध्यान देंगे कहानी आप लिख सकते हैं, उपन्यास, नाटक और निबंध। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य के किसी लेखक का नाम लिखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र। कहानी के मुख्यतः कितने तत्व प्रचलित हैं, तो देखिए 6 तत्व प्रचलित है। समाचार, विचार तथा दृश्य का संगम किस विधा के लिए किया जाता है, ये देखिए रिपोर्टाज के लिए किया जाता है। डायरी विधा में सर्वप्रथम लेखन किसने किया है, तो ये देखिए डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये देखिए प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिन रात में कौन सा शब्द युग्म है, तो देखिए ये दिन और रात दोनों देखिए विलोम शब्द हैं। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, ये देखिए टेक्निकल का है। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त 2 तकनीकी शब्द लिखिए, तो वो हो जाएगा देखिए वेग, आवृत्ति आप कोई भी लिख सकते हैं, नाभिक, नाभिक भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और आप बहुत सारे लिख सकते हैं, दूरी, विस्थापन, कुछ भी। धार्मिक कृत एवं कर्म कांड में प्रयुक्त तकनीकी शब्द लिखिए, तो वो देखिए यज्ञ और संकल्प। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो देखिए खचाखच हो जाएगा, ढोर हो जाएगा, खटिया हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, मुक्का, थैला आप लिख सकते हैं। तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य में निपात शब्द लिखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तक। तक क्योंकि यहाँ पे जोर दे रहा है। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो ये है देखिए परिभाषिक यहाँ पर शब्द है। अगला है युग्म का क्या अर्थ है, तो युग्म का अर्थ है देखिए यहाँ पर जोड़ा। अगला है पुनरुक्त जोड़ा, मानिए आप यहाँ पर जोड़ा नहीं, युग्म का मतलब आप यहाँ पर याद रखिए जोड़ा, क्या रखिए यहाँ पर जोड़ा। जोड़ा आप जानते हैं सेट। चलिए
पुनर्युक्त शब्द युग्म के उदाहरण लिखिए, तो करेक्ट आंसर होगा देखिए दाल वाल और रोटी वोटी, आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पुनरुक्त का मतलब होता है जो रिपीट होते हैं, तो धीरे धीरे और पास पास, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आएगा जो शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे पास पास, ये अनुकरणात्मक शब्द युग्म के उदाहरण। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएंगे दाल वाल, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए रोटी बोटी, ये हो जाएंगे देखिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, जब पहले शब्द के अनुकरण पर, जब शब्द के अनुकरण पर दूसरा शब्द गढ़ लिया जाता है तो शब्द युग्म क्या कहलाता है, तो वो देखिए अनुकरणात्मक कहलाता है। अनुसरणात्मक शब्द युग्म की परिभाषा उदाहरण दीजिए। जब दोनों ही शब्द एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उसे अनुसरणात्मक शब्द युग्म कहते हैं। जैसे उदाहरण है फटाफट और तड़ातट, तड़ातड़। अगला है भिन्न आवृत्ति जो चार्ण वाले शब्द युग्म के यहाँ पर उदाहरण दीजिए। जैसे आदि व्याधि अस्त्र शस्त्र और रिद्धि सिद्धि यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये देखिए मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो दो वाक्य हैं वो जोड़े गए हैं। श्याम जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानवाचक है। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। जैसे ही राम आया श्याम चला दिया। जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों के द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं तब वह क्या वाक्य कहलाते हैं, तो वो देखिए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों से किया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर किया जाता है दो दृष्टियों से, अर्थ और रचना के आधार पर। राम घर पर है का संदेहवाचक रूप क्या होगा, शायद राम घर पर हो, इस तरह आप इसे संदेहवाचक वाक्य बना सकते हैं। वह भाग्यवान स्त्री है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। देखिए भाग्यवान नहीं होता है, स्त्री भाग्यशाली होती है, वह भाग्यशाली स्त्री है। वचन संबंधी अशुद्धि का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मैंने अनेकों स्थान देखे, शुद्ध हो जाएगा मैंने अनेक स्थान देखे। वाक्य रचना में समानता होने वाली कोई चार अशुद्धियों के नाम लिखिए। देखिए चार अशुद्धियाँ हो सकती हैं। पहले उसे वचन संबंधी, दूसरी देखिए आयत, तीसरी देखिए मात्रा लिख सकते हैं, और चौथा लिंग संबंधी। ये देखिए यहाँ पर समानतः चार अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धि का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए अशुद्धि है आप घर जाओ, शुद्ध हो जाएगा देखिए आप घर जाइए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा देखिए मुहावरा कहलाता है। उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है, उल्टा कार्य कहना यानी विपरीत कार्य कहना। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। उससे पहले हम कहेंगे यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य दें, जिससे हमें आपके जो कमेंट हैं उनसे हमें एक प्रकार की यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है नई वीडियो बनाने के लिए। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ध्यान देंगे संकट से बचना। अगला प्रश्न है आपके सामने पो बारह होना, करेक्ट है जो खूब लाभ प्राप्त करना। दूसरा घर का लेना मुहावरे का अर्थ है विवाह, दूसरा विवाह का लेना। गागर में सागा बहना का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है देखिए यहाँ पर थोड़ी में बहुत कहना। कान देना मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए, तो करेक्ट देखिए कान देना का अर्थ होता है यहाँ पर ध्यान देना, और अर्थ हो जाएगा पिता की बातों पर ध्यान दिया करो, वरना बाद में यहाँ पर देखिए काम में आएगी और वह बाद में काम आएगी। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकाक्ति का अर्थ वाक्य द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्थ की बात करें तो वह देखिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना। और वाक्य प्रयोग है राम के पिता धनवान होने के कारण वह आगे नाथ न पीछे पगहा बना फिरता है। चांदी के जूता मारना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, रिश्वत या घूस देना। राज्य भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑफिशियली लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ
परीक्षा लोक में बनने वाले जो सभी एक शब्द और एक वाक्य वाले जो प्रश्न हैं वो देखिए यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि यहाँ से प्रश्न आएगा और आपने इतने याद कर लीजिए हैं तो एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठों में आपको इतना ही याद करना है। कितना? देखिए विकल्प जिसकी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं परीक्षा लोक की, परीक्षा दिन की भी जल्द ही वीडियो अपलोड की गई, फिर भी हम एक भाग अपलोड किए हुए हैं। रिक्त स्थान की वीडियो हमने पहले अपलोड की है और आज हमने अपलोड कर दी है ये वाली वीडियो। देखिए यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाली। अब हम यहाँ पर परीक्षा लोक से बनने वाले जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी वीडियो यहाँ पर लाने वाले हैं, या आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो परीक्षा लोक से बनने वाले सेट हैं तो उनको अपलोड करें। तो यहाँ पर हम देखिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो शायद ये सब कुछ अपलोड हो भी चुका होगा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।